पिछले समय में हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें की थी और अब दूसरी कैटेगरी जो डाइलेक्ट्रिक्स की है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हमने ये डिफ़ाइन किया था, एक नया वेक्टर फील्ड डिफ़ाइन किया था जिसको हमने पोलराइजेशन कहा था। पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P इसे हमने डिनोट किया था। और कैसे डिफ़ाइन किया था हमने कि अगर हमारा मटेरियल है और उस मटेरियल के अंदर में अगर हम एक छोटा वॉल्यूम लेते हैं डी टॉ, और इसमें जितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्री यूनिट्स हैं उन सब के डाइपोल मोमेंट को देखते हैं और इस वॉल्यूम का जो रिजल्टेंट टोटल डाइपोल मोमेंट है उसको देखते हैं, और वो अगर dp होता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर p है वो है ये डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम। इसको हम इस पॉइंट पर p कहते हैं। ऐसा ही दूसरे पॉइंट पर अगर हमें करना है तो वहाँ एक छोटा वॉल्यूम लेके और वहाँ कितना डाइपोल मोमेंट है टोटल वो देखना, उसी से ये p डिफ़ाइन करते हैं। और इसलिए जो p है वो स्पेस पॉइंट का फंक्शन है ऐसा, और इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। और वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड है। क्यों है ऐसा, ये डाइपोल मोमेंट कहाँ से आते हैं, इसकी भी थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की थी कि हर एक एटम जो है या इसका जो भी एलिमेंट्री यूनिट है, मॉलिक्यूल है, वो अपने आप में नॉन पोलर हो सकता है, यानी उसमें डाइपोल मोमेंट हो सकता है, और इन सब के डाइपोल मोमेंट मिल करके यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट बना सकते हैं। और या वो पोलर हो सकता है अगर डाइपोल मोमेंट्स है, या फिर नॉन पोलर हो सकता है जिसमें कि वो डाइपोल मोमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख देते हैं तो फिर कुछ क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पुल होते हैं जिसके कारण से डाइपोल मोमेंट बन जाता है, और वहाँ से भी ये dp बन सकता है और वहाँ से भी पोलराइजेशन आ सकते हैं। तो पहले तो आज थोड़ी सी हम लोग मॉडलिंग करेंगे इस p तक पहुँचने के लिए, एटम्स मॉलिक्यूल से इस p तक पहुँचने के लिए हम थोड़ी सी एक मॉडल की चर्चा करते हैं। बेसिकली ये नॉन पोलर मटीरियल्स के लिए थोड़ा सा क्लोज है रियलिटी के। मॉडल्स तो वैसे मॉडल्स होते हैं, रियलिस्टिक तो होते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा क्लोज ज़रूर आएगा। तो एक हम मॉडल क्रिएट करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हर एक उसका जो एलिमेंट्री यूनिट है, इस समय हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, हर एक जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट शुरू में ज़ीरो है। शुरू में डाइपोल मोमेंट इसका ज़ीरो है पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का। of each molecule is 0। और इसका मतलब क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं, कहाँ से, न्यूक्लियाई से, जो प्रोटॉन्स हैं उनके सारे प्रोटॉन्स जो है वो मिलकर के जो चार्ज है उसका जो हम सेंटर बनाएंगे, और नेगेटिव चार्ज इसका जो हम सेंटर बनाएंगे वो सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसको जस्ट दो चार्जेस के रूप में हम सोचेंगे, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, एक ही जगह पर है, इसलिए किसी प्रकार का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। और डाइपोल मोमेंट तब क्रिएट होता है जबकि ये जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड है वो एक कुछ डिस्टेंस शिफ्ट होता है। तो अगर शिफ्ट हो गया तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है, जो पहले यहाँ था नेगेटिव चार्ज वो शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया, s डिस्टेंस, ये डिस्टेंस s इतना शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और अगर ये चार्ज q है यहाँ पे, -q और +q, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट बना इस अकेले यूनिट का वो q × s, और किधर बना, ये नीचे से ऊपर की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ, ऐसा ही डाइपोल मोमेंट बना एक मॉलिक्यूल का। और अगर हमारे पास कैपिटल N मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम ये अगर है, और हमने एक डीटो वॉल्यूम लिया, ये मान लो बड़ा मटेरियल है उसमें हमने डीटो वॉल्यूम लिया, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए इसके अंदर में, इस डीटो के अंदर में, n
पर यूनिट वॉल्यूम और इनटू वॉल्यूम इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। और हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है? अगर हर एक मॉलिक्यूल s डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है, उसका जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड है वो s डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है, तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर इतना इतना डायपोल मोमेंट आ गया है, तो q इंटू एस, ये इतना डायपोल मोमेंट डीटो वॉल्यूम में क्रिएट हो गया है। और इसलिए जो पोलराइजेशन है P, जो कि dp डीटो है, ये dp बन गया, ये आपका इतना डायपोल मोमेंट बन गया। तो जो डायपोल मोमेंट को आप वॉल्यूम से भाग लगा के पोलराइजेशन वेक्टर निकाल लीजिए, वो हो गया इस डीटो से भाग लगा दीजिए n इंटू क्यू इंटू एस। और डायरेक्शन जो है उसका इस शिफ्ट के विपरीत, अगर नीचे शिफ्ट करा रहे हैं तो डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, तो आप एक माइनस लगा के चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर शिफ्ट कराया है क्लाउड को मैंने नीचे, तो जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो है ऊपर। तो इस प्रकार से हम इसको एक मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जा कर के और ऐसा सोच सकते हैं कि पोलराइजेशन हो गया, मतलब क्या हो गया? हर एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड था वो शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया? थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, और जितना शिफ्ट हो गया उसके प्रोपोर्शन में डायपोल मोमेंट वहाँ क्रिएट हुआ, और उसी प्रोपोर्शन में ये पोलराइजेशन वेक्टर यहाँ पे क्रिएट हुआ। यही मॉडल पोलर सिस्टम्स के लिए भी अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो एक ही रिजल्ट है। उसमें हालांकि पहले से डायपोल मोमेंट होते हैं और वो ओरिएंट होने के कारण से, अलाइन होने के कारण से वहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट पैदा होता है, लेकिन उसको भी हम इसी मॉडल के आधार के ऊपर चर्चा उसकी भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं एक बढ़िया सा काम कि अगर मान लीजिए हमारे पास में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो पोलराइज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में रख के इसमें उसमें हमने उसको पोलराइज करके रखा हुआ है, और यहाँ कहीं उसका जो सरफेस है, ये जो सरफेस है उस सरफेस पर हम सोचें यहाँ कहीं पर हम एक ये इसके सरफेस पे जहाँ ये ख़त्म हो रहा है मटेरियल और आगे अब हवा है, वहाँ पे हमने एक डेल्टा ए ऐसा सरफेस एरिया, उसके सरफेस पे हमने ऐसा एक सरफेस एरिया चूज़ किया। और जब पोलराइजेशन हुआ तो क्या हुआ? जब पोलराइजेशन हुआ तो इसके यहाँ के सरफेस के पास के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब थोड़ा थोड़ा, जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स थे, नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स थे, वो शिफ्ट हो गए। कितने डिस्टेंस शिफ्ट हो गए? एस डिस्टेंस शिफ्ट हो गए। मान लो इस तरफ ऐसा शिफ्ट हो गया। तो आप शुरुआत में एक उसी एस हाइट का, जिधर शिफ्ट हुआ है उसी डायरेक्शन में वो हाइट लेकर के और ये सिलेंडर पूरा कर लीजिए। यहाँ भी वैसा ही डेल्टा ए यहाँ भी बना लीजिए, और ये एक सिलेंडर जैसा हो गया। और ये जो डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस ये है एस, ये डिस्टेंस है एस। तो देखिए क्या हुआ, जब नहीं पोलराइजेशन था, कोई पोलराइजेशन नहीं था, तो इस वॉल्यूम के अंदर में जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो सब, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स थे, उनके नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स थे जो अपने अपने पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहे थे। पोलराइजेशन ज़ीरो था। और अब पोलराइजेशन क्रिएट कर दिया मतलब नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो शिफ्ट हो गए। कितना शिफ्ट हो गए? तो हर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इस एस डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया। तो यहाँ वाला जो क्लाउड था वो यहाँ वाला शिफ्ट हो करके क्लाउड यहाँ पहुँच गया, एस डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। ये क्लाउड यहाँ पहुँच गया, ये क्लाउड यहाँ पहुँच गया, ये क्लाउड यहाँ पहुँच गया। तो फिर ये क्लाउड कहाँ गया? इस मॉलिक्यूल का जो क्लाउड है वो भी एस डिस्टेंस चला है, वो कहाँ गया? वो यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया। ये वाला यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया। इसी तरीके से ये है, ये यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ये हर एक को एस डिस्टेंस हमें खींचना है। ये जो है ये यहाँ से चल करके जस्ट यहाँ पहुँच गया, ऐसा। तो इस वॉल्यूम से जो पहले न्यूट्रल था, कुछ नेगेटिव चार्ज भाग गया है। शुरुआत में जिस समय कोई पोलराइजेशन नहीं था, सारे पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहे थे, हर एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहे थे, और इसलिए टोटल चार्ज यहाँ ज़ीरो था। और अब इतना सारा नेगेटिव चार्ज जो है, इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड है वो इस वॉल्यूम के बाहर चला गया है।
और नेगेटिव चार्ज अगर वॉल्यूम के बाहर चला गया है तो इस वॉल्यूम पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर कर गया है। तो कितना चार्ज अपीयर कर गया? चार्ज अपीयरिंग इन दिस वॉल्यूम। तो कितना, पहले तो वॉल्यूम कितना है देखिए, ये डेल्टा ए इसका क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे मान लीजिए कि जो इसका ये सरफेस है, ये जो सरफेस है डेल्टा ए, इस पर एक परपेंडिकुलर आउटसाइड की तरफ निकालें, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, तो वो इस दिशा में निकलता है, आउटवर्ड नॉर्मल। और ये जो शिफ्ट हो रहा है वो ऐसा इस दिशा में शिफ्ट हो रहा है, इस दिशा में, और इस एंगल को आप थीटा कहिए, इस एंगल को आप थीटा कहिए। तो कितना चार्ज इसमें से बाहर निकल गया? अपीयरिंग नहीं, डिसअपीयरिंग फ्रॉम, गोइंग आउट। हाँ अच्छा, अपीयरिंग भी कह सकते हैं, प्लस में लगा देंगे। ओके, अपीयरिंग इन दिस वॉल्यूम। कितना नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम है डेल्टा ए इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कौन सा थीटा है? ये थीटा। स्लैंट है, अगर ये ऐसा सीधा एस, ऐसा इसका ऐसे होता सीधा सीधा एस, तो डेल्टा ए इंटू एस हाइट होती। लेकिन अब जो हाइट है, ये जो हाइट है ये एस है, और ये हाइट है, और ये एंगल यहाँ थीटा है, तो एस कॉस थीटा इतना ही हाइट है सिलेंडर की, और इसलिए इसका जो वॉल्यूम है डेल्टा ए इंटू एस कॉस थीटा, इतना वॉल्यूम है, इतना मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इतने टोटल क्लाउड्स हैं जो कि बाहर निकल गए हैं, और हर एक पर अगर क्यू चार्ज हम लेके चलते हैं तो ये क्यू इंटू क्यू, इतना नेगेटिव क्यू इतना बाहर गया है, तो प्लस क्यू इतना इसमें अब अपीयर कर रहा है, अब वो दिख रहा है यहाँ पे। और Q इंटू एन इंटू एस, Q इंटू एन इंटू एस, ये क्या है? Q इंटू एन इंटू एस, ये क्या है? ये है हमारा पोलराइजेशन, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये है P इंटू डेल्टा ए और इंटू कॉस थीटा। और इसको आप देखें अगर, तो अगर ये जो परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड नॉर्मल है, इसकी तरफ यूनिट वेक्टर को अगर आप n लिखते हैं, और पोलराइजेशन वेक्टर जो कि इस तरफ को पोलराइजेशन है, चार्जेस इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो पोलराइजेशन की दिशा ये है, ये पोलराइजेशन की दिशा है, जस्ट सरफेस के पास में ये पोलराइजेशन की दिशा है। तो आप देखते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं P ऐसा, और डेल्टा ए ऐसा, और उसके बाद डॉट यूनिट वेक्टर n। और चूंकि ये s जो है ये अपने आप में बहुत छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस न्यूक्लियस को छोड़ करके बाहर नहीं जा रहा है, वो अभी भी उसी के साथ में बंधा हुआ है, बाउंड है, केवल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो जो एटॉमिक साइज है, मॉलिक्यूलर साइज है, उसके भीतर ही है, वो बाहर बहुत नहीं चला गया है। तो ये s जो है बहुत छोटा है, और इसलिए हम अगर बाहर से देख रहे हैं तो मुझे लगेगा कि सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया है, इसके सरफेस पर चार्ज आ गया है। और कितने सरफेस पे वो चार्ज दिखेगा हमें? इस डेल्टा ए सरफेस पे कितना चार्ज दिखेगा हमें? तो इतना चार्ज दिखेगा, इतना चार्ज दिखेगा। तो एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई है। जब भी कोई मटेरियल, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज होगा, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, और किसी तरीके से अगर उसको आपने पोलराइज कर दिया है, अगर उसमें आपने डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएट कर दिए हैं, तो उसकी जो सरफेस है उस मटेरियल की, उस सरफेस पे चार्ज
आएगा, चार्ज दिखेगा और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी। कितनी बनेगी? ये इतना चार्ज है, इतने, और ये इतना एरिया है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया P डॉट N। जब भी कोई आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो उसके आप सरफेस पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चार्ज है। कितना चार्ज है? तो आउटवर्ड नॉर्मल देखिए n, पोलराइजेशन का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड देखिए, इसका उसका डॉट प्रोडक्ट बनाइए, वो जो चीज़ आएगी उतना यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अपीयर करेगी। ये B लिखा है मैंने, ये B लिखा है बाउंड के लिए, इसको हम कहते हैं बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों? ये जो चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, ये चार्जेस उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के शिफ्ट के कारण से हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अभी भी अपने करस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई हैं उनके साथ में बंधे हुए हैं, उससे अलग नहीं हो गए हैं, उससे हट नहीं गए हैं, उससे अलग होकर कहीं और नहीं जा सकते हैं। वो उसी के पास में ही जो को शिफ्ट होना है वो होना है। ये जो चार्ज यहाँ पे दिख रहा है इसको हम कहते हैं बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब हम किसी प्लास्टिक की रॉड को और कपड़े से रगड़ करके उसको चार्ज वार्ज करते हैं तो जो सरफेस पर चार्ज आता है वो ऐसा ही वाला चार्ज आता है, इसी प्रकार का चार्ज आता है। तो ये एक ध्यान में रखने का है। दूसरी चीज जो हम इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकालेंगे वो ये कि सरफेस पे तो चार्जेस ठीक है दिख रहे हैं, क्या अंदर में भी वॉल्यूम में भी चार्ज अपीयर करते हैं क्या? अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है मेरा पूरा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगा के मैंने इसको पोलराइज कर दिया तो यहाँ मुझे चार्ज दिखेगा, यहाँ चार्ज दिखेगा, ठीक, और उसका एक्सप्रेशन यहाँ से मिलेगा। लेकिन इसके अंदर का, इंटीरियर के अंदर, इसके भीतर में जो वॉल्यूम है, क्या उस वॉल्यूम में भी कोई चार्ज गया है? उसमें भी चार्ज जा सकता है, और उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो भी देखिए। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल है, उसका ये सरफेस है, सरफेस पर अपना चार्ज डेंसिटी है, और अंदर में हम एक और कोई वॉल्यूम ले लेते हैं। छोटा लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत, एक कोई वॉल्यूम अंदर में, इसी के इंटीरियर का वॉल्यूम है ये अभी हमने यहाँ सरफेस पर ये वॉल्यूम बनाया था, इसके सरफेस पर वॉल्यूम बनाया था, ये इंटीरियर में कोई एक वॉल्यूम ले लीजिए और इस वॉल्यूम के ऊपर एक डेल्टा ए बना लीजिए, एक छोटा डेल्टा ए इसके ऊपर बना, यहाँ बना लीजिए, ये एक डेल्टा ए बना लीजिए, ये डेल्टा ए का एरिया यहाँ पे बना लीजिए, और यहाँ पे जब इसको पोलराइज किया और जो शिफ्ट हुआ है तो इस साइड में आप इस साइड में s डिस्टेंस ले करके ऐसा s का इधर की तरफ ये s ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो उसी डायरेक्शन में s डिस्टेंस का ये लाइन डाल करके और यहाँ वैसा ही डेल्टा ए बना करके एक सिलेंडर कर दीजिए। तो जिस समय कोई पोलराइजेशन नहीं है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स अपनी अपनी जगह पर हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड किए हुए हैं करस्पॉन्डिंग, कहीं कोई चार्ज डेंसिटी अपीयर नहीं कर रही है, और अब हमने उसको पोलराइज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और जब पोलराइज कर दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है शिफ्ट होने लग गए। आप देखिए कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये सब के सब यहाँ अंदर घुस जाएंगे, यहाँ अंदर घुस जाएंगे, ये सब के सब, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ जितने क्लाउड्स हैं नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स जो s डिस्टेंस शिफ्ट कर रहे हैं, ये सब के सब s डिस्टेंस चलने के कारण से ये अगर यहाँ पहुँच गया तो इसके आगे वाले सारे के सारे इसके अंदर घुस गए। तो कितना चार्ज इस वॉल्यूम के अंदर घुस गया? ये एक वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम है, ये पूरा एक वॉल्यूम है। So charge entering this volume, ये इंटीरियर में लिया है, ये वॉल्यूम सरफेस से बहुत दूर है, हम इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस से बहुत दूर है, अंदर में है हम।
इस वॉल्यूम में जो चार्ज एंटर कर रहा है थ्रू दिस डेल्टा ए, दिस डेल्टा इतनी दूर के अंदर इस सरफेस से होकर के जो एंटर कर रहा है वो कितना है? वो है माइनस, लगा लीजिए, नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहा है, कितना एंटर कर रहा है वो मैं देख रहा हूं, तो माइनस लगा लीजिए। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? फिर वही फंडा, n पर यूनिट वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम इसमें कितने हो गए? तो डेल्टा ए इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या? इस पर जो नॉर्मल है, यहाँ पे इस पर जो नॉर्मल है, और ये जो इसका ये जो डायरेक्शन है, इसके बीच का एंगल, ये एंगल, ये थीटा, डेल्टा ए एस कॉस थीटा, इतना, और इंटू क्यू, इतना चार्ज इसमें एंटर कर गया है, इतना चार्ज इसमें एंटर कर गया है। n इंटू क्यू इंटू एस, ये पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड है। n इंटू क्यू इंटू एस, n इंटू क्यू इंटू एस, ये पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड है। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, इंटू डेल्टा ए और इंटू कॉस थीटा, और ये फिर उसी तरह से आप लिख सकते हैं माइनस पी यहाँ पे, और इसको आप एरिया वेक्टर से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एरिया वेक्टर इसको लिख लीजिए, ये जो P इंटू डेल्टा ए इंटू, क्योंकि ये जो नॉर्मल खींच रहे हैं हम, आउटवर्ड नॉर्मल, क्या है ये? इस पर परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर इसका बनाएंगे तो इसी दिशा में बनाएंगे, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो डेल्टा ए होगा। तो ये जो डेल्टा ए कॉस थीटा लिख रहे हैं हम, इस एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो यही आने वाला है। P का मैग्नीट्यूड यहाँ, DA का मैग्नीट्यूड यहाँ, और उन दोनों के बीच का ये DA हो गया और ये P हो गया। तो ये इधर S जा रहा है, तो इसलिए इधर ये P है, ये P का डायरेक्शन है, और ये DA का डायरेक्शन है, और वही एंगल जो इन दोनों के बीच है वही थीटा है, तो इसलिए माइनस P डॉट DA। क्या है ये? क्या निकाल रहे हैं? चार्ज एंटरिंग दिस वॉल्यूम थ्रू दिस डेल्टा, इसके थ्रू। और अब जरा पूरे में आ जाइए, यहाँ के एरिया से क्या घुसा, 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 ये जो इंटीरियर में, इसके भीतर भीतर में जो हमने ये वॉल्यूम बनाया है, उस वॉल्यूम का जो ये सरफेस है, ये पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का सरफेस है, उस पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में घुस के हमने एक वॉल्यूम की कल्पना की है, उसका जो ये पूरा सरफेस है, उन सबसे होकर के इसके अंदर में कितना चार्ज घुस रहा है। एक डेल्टा ए के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला है, यहां जो P है और यहां जो ये DA है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेकर के उतना चार्ज तो यहां से घुस रहा है, और ऐसा ही सब जगह से घुस रहा है, यहां से वहां से वहां से वहां से वहां से, पूरे में टोटल कितना चार्ज घुस गया। तो टोटल चार्ज जो घुस गया उसको लिखने के लिए मैं थोड़ी जगह बनाऊं, तो वो हो गया चार्ज एंटरिंग, और ये इतना टाउ, ये इस पूरे वॉल्यूम में, ये छोटा वॉल्यूम नहीं ले रहा हूं मैं, ये एक अच्छा सा वॉल्यूम ले रहा हूं, उस वॉल्यूम के अंदर में कितना चार्ज जा रहा है। छोटा है, अभी भी छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है, इतना भी छोटा नहीं है। तो उसके अंदर में कितना चार्ज घुस गया, सब तरफ से मिलकर के कितना चार्ज घुस गया, तो वो उसके लिए सब जगह को, इन सारे DA पे इसको इंटीग्रेट करना होगा। वो चार्ज जो आ गया है, दैट चार्ज इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P डॉट DA, माइनस P डॉट DA, ये इतना चार्ज आ गया है। और अगर इस वॉल्यूम के अंदर में जो पॉइंट्स है, वहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, इसके अंदर में, इस टाउ के अंदर में डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं, उन डिफरेंट पॉइंट्स पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, जो अब हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें चार्ज घुस गया है, चार्ज आ गया है इस वॉल्यूम के अंदर में, तो इसलिए इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी। तो इसके ये जो अंदर वाले इंटीरियर, इसके भी अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं, वहाँ का जो चार्ज डेंसिटी है रो बी, जिसको आप लिख सकते हो भाई DQ
ओवर डी टाउ। अब यहाँ पे डी टाउ बनाओ, यहाँ पे छोटा सा डी टाउ बनाओ, और यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है उसको रो बी बोलो। बी यानी बाउंड, और रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस जगह पे। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ इसमें कितना चार्ज है और ये कितना हमने डी टाउ लिया है, तो वो जो डी क्यू है वो है रो बी इंटू डी टाउ। इस पूरे में कितना चार्ज है, यहां से भी बताओ इस पूरे में कितना चार्ज है इस एक्सप्रेशन से। तो टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज आया है, जो एंटर किया है उस टाउ में, उस पूरे टाउ में जो टोटल चार्ज एंटर किया है सब जगह से होकर के, वो कितना है, यहां से भी लिख सकते हैं, रो बी से भी लिख सकते हैं। दैट विल बी इंटीग्रेशन रो बी डी टाउ। यही चीज हम यहां से भी लिख सकते हैं, इतना टोटल चार्ज अंदर गया। यही चीज हम यहां से भी लिख सकते हैं, इतना टोटल चार्ज अंदर गया, टोटल चार्ज एंटरिंग टाउ डेल्टा क्यू, वही डेल्टा क्यू, सेम डेल्टा क्यू। उसको इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या पता चला, क्या पता चला, पता चला कि रो बी डी टाउ इंटीग्रेशन किसके ऊपर, वो जो पूरा वॉल्यूम है टाउ उसके ऊपर, इज इक्वल टू, फिर से यहां पे माइनस इंटीग्रेशन ऑन टाउ पी डॉट डी ए। आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम याद होगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, कोई उसमें फिजिक्स नहीं। क्या है, कोई भी वेक्टर फील्ड अगर है और उसका अगर आपने ये किसी सरफेस के ऊपर, किसी वॉल्यूम के ऊपर अगर आपने इसका ये सरफेस पर है, ये सरफेस पर है, ठीक ना, क्योंकि ये क्या है, ये चार्ज एंटर कर रहा है इस सरफेस से, और सारे सरफेस मिला के कहाँ कहाँ से कितना कितना एंटर किया, वो इंटीग्रेशन है। तो ये डीए पर इंटीग्रेशन है, डीए 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 डीए, सारे डीए पर जोड़ना है, तो पूरे सरफेस पर, और चूंकि क्लोज सरफेस है इसलिए गोला भी लगा दीजिए। तो ये सरफेस के ऊपर है, कौन सा सरफेस, किसका सरफेस, पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का नहीं, जो ये टाउ लिया है हमने इसका सरफेस, क्योंकि यहां से हम कितना कितना कहां कहां से एंटर कर रहा है उसको देख रहे हैं। तो इसके सरफेस पर से ये इंटीग्रेशन हो रहा है, और ये गोला लगा दीजिए, यहां भी गोला लगा दीजिए। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है कि अगर किसी क्लोज सरफेस पे आप ये करते हो, एरिया इंटीग्रेशन करते हो, तो ये बराबर होता है उसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कर लीजिए, और ये जो नया वेक्टर फील्ड बना है इसका आप डी टाउ कर लीजिए, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसको आप वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दीजिए, और ये जो सरफेस है इसी वॉल्यूम का ये सरफेस है। ये किसी भी वेक्टर फील्ड ए के लिए सही है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोगों ने इसकी चर्चा पहले की है। इसका इस्तेमाल यहाँ कर लीजिए, इसका इस्तेमाल यहाँ कर लीजिए, इस पी वेक्टर के लिए इसको लिख लीजिए। तो ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डी ए है, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन टाउ और डाइवर्जेंस ऑफ पी और डी टाउ, ये बन जाएगा। और अब आप इसको इससे मिलान कीजिए, अगर इस माइनस को भी यहाँ लिख लीजिए तो यहाँ ऐसा हो गया। तो क्या पा रहे हैं हम लोग, माइनस पी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ऐसा हो गया। यहाँ से लिखे हम इंटीग्रेशन वॉल्यूम के ऊपर रो बी डी टाउ, रो बी डी टाउ इज इक्वल टू क्या, माइनस सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डी ए माइनस सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डी ए, यानी ये इस पूरे की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखा, माइनस इंटीग्रेशन वॉल्यूम के ऊपर डाइवर्जेंस ऑफ पी एंड देन डी टाउ। एक साइड में लिख लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, टाउ रो बी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पी एंड देन डी टाउ इज इक्वल टू 0।
रो बी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपीयर कर रही है अंदर में, प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पी डीटो, ये डीटो, ये छोटा वाला डीटो, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ, इतने बड़े वॉल्यूम पर, ये बराबर 0। और अब ये टो जो है आप कहीं भी ले सकते हैं इंटीरियर में, यहां लिया, यहां लिया, छोटा लिया और छोटा लिया और छोटा लिया, कोई भी डीटो लीजिएगा, कोई भी टो लीजिएगा तो सही होगा। ये वैलिड फॉर ऑल वॉल्यूम्स टो। अगर किसी एक वॉल्यूम पर होता तब तो कहते यहां पॉजिटिव है, वहां नेगेटिव है, सब मिलकर के 0 हो गया। लेकिन कैसा भी कहीं भी हम टो ले लें, छोटा से छोटा भी ले लें, बड़ा भी ले लें, तो हर बार यही होता है। ऐसा तभी संभव है जबकि ये चीज पॉइंट बाई पॉइंट 0, हर जगह ये 0 होगा, तभी ऐसा होगा कि कोई भी वॉल्यूम आप यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, छोटा सा बना लो, बड़ा सा बना लो, हर बार 0 ही होना है। तो कहीं पर पॉजिटिव है और कहीं पर नेगेटिव है, तो जहां पॉजिटिव है वहीं पर छोटा सा टॉ बना लेते तो फिर पॉजिटिव मिलता, जहां नेगेटिव है वहीं पर छोटा सा टॉ बना लेते तो फिर नेगेटिव मिलता। हर बार अगर 0 मिलता है, हर बार 0 मिलता है, तभी संभव है जब हर पॉइंट पे रो बी बराबर हो माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। सिग्मा बी बराबर पी डॉट एन कैप। सिंबल्स याद रखिएगा, क्या है एन कैप, ये क्या कर रहे हैं, यहां पे पूरे डाइलेक्ट्रिक सरफेस पर हैं हम, और उस पर जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो ये एन कैप है। वहां से हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अंदर के किसी पॉइंट पर जा करके, और वहां जो पोलराइजेशन है वेरी कर रहा होगा अंदर में, उसका डाइवर्जेंस ऑफ पी लेकर के माइनस लगा दीजिएगा, तो उस जगह का हमें बाउंड, ये रो बी क्या हो गया, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो हमारे पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होंगे उसके सरफेस पर भी चार्जेस आएंगे, उसके इंटीरियर में भी चार्जेस आ सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस पी 0 है तो इंटीरियर में नहीं आएंगे, लेकिन अगर डाइवर्जेंस पी 0 नहीं है तो इंटीरियर में भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, और सरफेस पर तो आएगी ही। पी अगर है तो सरफेस पर तो डेंसिटी आएगी ही।